हाँ जी स्टूडेंट, तो डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स अपना सब्जेक्ट चल रहा था, ठीक है। उसके अंदर अपनी क्लासेस थी, अपनी वीट क्रॉप की डिजीज के बारे में पूरा पढ़ रहे थे। उसके अंदर अपने रस्ट डिजीज कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड वन डिजीज है आपकी लूज मट डिजीज, ठीक है। इसके बाद में वीट के अंदर कौन कौन सी डिजीज है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। करनाल बंट हो गई, फ्लैक्स मट हो गई, ईयर कोकल डिजीज एंड टुंडू डिजीज, इन सब के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा लूज मट ऑफ वीट, ओके। तो सबसे पहले देखेंगे कंटेंट्स। आप सबको पता ही है कि इसमें इंट्रोडक्शन होगा, सिम्टम्स होगा, इटियोलॉजी, फेवरेबल कंडीशंस, डिजीज साइकिल और मैनेजमेंट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक है लूज मटोफिट। अगर हिंदी में बोलो तो गेहूं का अनावृत कंडवा रोग इसको बोलते हैं, कंडवा बोलते हैं इस मट को। वो ध्यान रखना, उसमें कंफ्यूज मत होना, लेकिन आप स्मट के नाम से याद रखना स्मट क्या है। तो सबसे पहले बात आती है कि स्मट है क्या। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक साइन, इसको एक सिम्टम ना बोल के इसमें डिजीज के जो साइंस है वो अपीयर होते हैं। मतलब कि इस डिजीज में क्या होता है कि पूरा जैसे वीट का प्लांट है, ठीक है, वीट की जो बाली होती है उसको मेरे लिए नुकसान पहुंचाता है। उसके ऊपर आपको ब्लैक कलर के ऐसे स्पोर देखने को मिलते हैं। जो दाना है वो पूरी तरह से ब्लैक कलर के स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उन स्पोर्स के लिए बोला गया है स्मट, ठीक है। तो उसी डिजीज को अपने बोलते हैं स्मट डिजीज, ठीक है। जो बाली है वो पूरी तरह से ब्लैक कलर की, बाली का जो दाना है वो ब्लैक कलर के स्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी को ब्लैक ये लूज मट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब अपने इसमें देखते हैं कि लूज मट ऑफ वीट है, ठीक है। तो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना कि एस्ट्रिलेगोनूरा ट्रिटिसाई, ठीक है। ट्रिटिसाई क्यों बोला गया है, क्योंकि वीट के अंदर लगता है, इसी वजह से इसकी जो फॉर्मा स्पेशियल्स बोल दो या फिर सब स्पीसीज बोल दो कि इसकी ट्रिटिसाई रहेगी, ठीक है। तो एस्ट्रिलेगोनूरा इसको याद कर लेना। और सेकंड वन इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये एक इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है, ठीक है। एक होता है एक्सटर्नली सीड बोर्न और एक होता है इंटरनली सीड बोर्न। तो इंटरनली सीड बोर्न डिजीज का मतलब क्या है कि जो सीड के इंटरनल जो पार्ट्स रहते हैं उनको ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। सीड के जो इंटरनल, ये जैसे कोई भी सीड है तो इसके जो इंटरनल पोर्शन है, जैसे मतलब एम्ब्रियो हो गया, वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। वो सारा ब्लैक कलर के पाउडरी मास में कन्वर्ट हो जाता है, सीड का पार्ट है जो, ठीक है। इसीलिए इसको बोला गया है कि एक इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है। तो इसमें आपके जो एमसीक्यूज है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म पूछा जाता है और एक इसमें ये पूछा जाता है कि कौन से टाइप की डिजीज है, तो इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है, ठीक है। और जो रस्ट थी वो अपने पढ़ा था कि एयरबोर्न डिजीज थी, ये कौन सी डिजीज है, सीड बोर्न डिजीज रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में अपने देखेंगे कि ये वीट की कौन सी डिजीज है, मेजर डिजीज है, ठीक है। कुछ डिजीज माइनर होती है, कुछ डिजीज मेजर होती है। मेजर डिजीज आप किसको बोलते हो, जो क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है मेजर डिजीज। और माइनर जिसका मतलब कि जो मतलब नुकसान तो पहुंचाती है लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। तो मेजर डिजीज इसीलिए बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि पूरी तरह से जो आपका प्लांट रहता है वीट का, उसमें दाना नहीं बनेगा, दाने की जगह पूरा ब्लैक कलर की जैसे स्पोर बन जाएंगे। तो दाना तो पूरी तरह से जैसे डिस्ट्रॉय हो ही गया है, ठीक है। तो इसीलिए मेजर डिजीज बोला गया है, बहुत भारी इससे नुकसान पहुंचता है फील्ड में क्रॉप को, ठीक है। और इसका लूज मट का एपिडेमिक आया था, मतलब पंजाब के अंदर 1970 to 75 के अंदर। इसमें क्या हुआ था कि पूरी तरह से जो पंजाब के अंदर जो क्रॉप थी, वीट की क्रॉप, आपको पता है कि गेहूं है वो ज़्यादातर पंजाब, यूपी, बिहार, ये जो पंजाब हरियाणा हो गया, वहाँ पे इसका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो वहाँ क्या हुआ था, तो पूरी तरह से जो वीट की क्रॉप है वो बर्बाद हो चुकी थी, 1970 to 75 में आया था, ठीक है। और यूपी और हरियाणा में भी इस तरह से। और कंट्री वाइज मतलब लगभग कितना लॉस हुआ था, 2 to 3%, मतलब कंट्री वाइज टोटल जैसे यील्ड देखा जाए तो उसमें 2 से 3% तक नुकसान पहुंचा था वीट की क्रॉप को, ठीक है। तो ये इसकी होगी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अभी नेक्स्ट अपने इसमें देखते हैं सिम्टम्स, कि कैसे इसमें सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है। क्रॉप के अंदर किस तरह के सिम्टम अपीयर होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब सिम्टम के अंदर पहली बात तो ये आती है कि एक तो इसमें क्या होता है कि अर्ली स्टेज में
डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, कि अर्ली स्टेज में अपने पहचान नहीं पाते इन्फेक्टेड प्लांट्स को। इन्फेक्टेड प्लांट्स को अपने मेच्योरिटी पे पहचान पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अभी आगे डिजीज साइकिल पढ़ेंगे तब आपको उसमें और पता चलेगा। क्योंकि इंटरनली सीड बोर्न है, जो सीड रहता है अपना, उसको इंटरनल पोर्शन में वो प्रेजेंट रहता है, इसका जो ये जो फंगस है, ठीक है। और जैसे जैसे अपने सीड ग्रो करते हैं वैसे वैसे फंगस का जो माइसीलियम है, जो कवक जाल है, वो भी ग्रो होता जाता है, ठीक है। वीट के प्लांट के साथ में ही वो बढ़ता जाता है, और मैच्योरिटी पे क्या करेगा, वो पूरी तरह से नुकसान पहुंचा देगा जो न्यू ग्रेन्स होंगे उनको, ठीक है। इसीलिए इसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है इन्फेक्टेड प्लांट्स को, ठीक है। और जब तक मतलब हेडिंग नहीं हो, हेडिंग मतलब तो समझ रहे हो, जब बाली बाहर निकलती है तभी इसमें ये जो बाली है क्रोप की, ये जब बाहर निकलती है हेडिंग होती है ना, ठीक है। तो उसी टाइम अपने को पता चल पाता है, क्योंकि वो बाली अब बाहर निकलेगी तो वो पूरी तरह से डैमेज हुई होगी, डिस्ट्रॉय हुई होगी, तभी पता चलता है कि अपनी जो क्रॉप थी वो इन्फेक्टेड थी, ठीक है, जो प्लांट था वो इन्फेक्टेड था, ठीक है। नेक्स्ट आता है, एट दिस टाइम इन्फेक्टेड हेड सिमर्स अर्लियर देन नॉर्मल हेड। मतलब कि ये एक इसका और इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि जो इस एक मतलब अपने ये भी पहचान पाते हैं इसे हेडिंग टाइम में। कैसे पता चलेगा कि मतलब क्रॉप है वो इन्फेक्टेड क्रॉप है, इन्फेक्टेड प्लांट है, ठीक है। तो इन्फेक्टेड जो हेड्स रहते हैं, जो इन्फेक्टेड जो संक्रमित बाली रहती है, वो जल्दी इमर्ज हो जाती है जो नॉर्मल बाली की अपेक्षा। मतलब जो नॉर्मल जो जिस बाली में जो डिजीज नहीं है, तो वो बाली लेट इमर्ज होगी, और जो इन्फेक्टेड रहेगी वो जल्दी इमर्ज हो जाएगी। पहले आपको इन्फेक्टेड बाली देखने को मिलती है फील्ड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है the symptoms appear at the time of ear emergence from the boot leaf। एक आता है कि बूट लीफ स्टेज क्या होती है। तो बूट लीफ स्टेज आप सबको पता होगा, एग्रोनॉमी में आपने पढ़ा है कि जो स्टेज आपकी वीट की क्रॉप में 70 टू 75 डेज के बाद में आती है, बूटिंग होती है, बूट लीफ बनती है, इसमें फ्लैग लीफ बनती है, ठीक है, बूटिंग स्टेज में। तो इसके बाद बूट लीफ स्टेज के बाद में आपको पता है कि हेडिंग होती है, उसकी जो बाली है वो बनती है, ठीक है। तो उस टाइम ये अपीयर होगी डिजीज जो है, ठीक है। तो ऑल द स्पाइकलेट्स इन पेनिकल, मतलब कि जितने भी जो स्पाइकलेट्स है, जो भी स्पाइकलेट बनती है ना पेनिकल में, अब गेहूं का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको पता है कि आप पेनिकल बोलते हो, ठीक है। तो उसमें जितने छोटे छोटे जो दाने से रहते हैं, वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्लैक कलर के पाउडरी मास में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्लैक कलर के उसमें एक पाउडर सा भर जाता है दाने की जगह, ठीक है। और जो स्पोर्स जो रहते हैं वो एक सिल्वर कलर की, ठीक है, चांदी कलर की, उसको बोल दो कि एक झिल्ली द्वारा कवर्ड रहते हैं। जो ये स्पोर हैं वो एक चांदी कलर की सिल्वरी मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड रहते हैं। और लेटर स्टेज में क्या होगी कि ये मेम्ब्रेन फट जाएगी और जो स्पोर है वो रिलीज हो जाते हैं बाहर, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और जो स्पोर्स कवर्ड विद ए सिल्वरी मेम्ब्रेन्स, ठीक है। और लेटर स्टेज में क्या होगा कि वो मेम्ब्रेन है वो फट जाएगी और स्पोर है वो रिलीज हो जाएंगे वातावरण के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा कि जैसे स्पोर है वो बाहर आ गए, जैसे ये बाली थी, ठीक है, ये बाली मैंने आपको बताया कि पूरी तरह से जो ब्लैक कलर का पाउडरी मास है उसके अंदर कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि पूरी तरह से अब ग्रेन्स है उसमें पूरा पाउडरी मास भर गया है, ठीक है। अब ग्रेन्स की जगह पूरा पाउडर भर गया है, तो वो पाउडर क्या होगा कि बाद में जैसे हवा आती है या फिर बारिश हो जाती है, जैसे फुहारे सी पड़ती है ना, उससे क्या होगा कि ये जो पाउडर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाएगा। मतलब अपनी ये जो प्लांट था इससे वो हवा द्वारा उड़ के और दूसरे प्लांट पे चला जाएगा और वहां पे इन्फेक्शन करना शुरू कर देता है, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एक रैकिस देखने को मिलता है। रैकिस मतलब तो समझ रही हो कि प्लांट का ऐसे ये जैसे स्टेम था, स्टेम के ऊपर का जो पोर्शन है जहाँ पे बाली थी, तो बाली की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ एक डंडी से देखने को मिलेगी, जिसको अपने क्या बोलते हैं, रेकिस बोलते हैं, ठीक है। तो जो दाना है वो तो अपना डिस्ट्रॉय हो गया पूरी तरह से, और लास्ट में सिंपल आपको ये इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। आगे आपको फोटो भी दिखा दूंगी, उसमें ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो जो स्पोर है वो तो उड़ गए हवा के द्वारा, लास्ट में एक रेकिस बचा रह गया जो कि फील्ड के अंदर रहेगा। तो उसका अपने करेंगे भी क्या, प्लांट है वो तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस तरह से इस डिजीज से बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसके मेनली सिम्टम्स हो गए। अभी देखिए ये यही मैं आपको बता रही थी, जैसे मतलब
हेल्दी, जैसे शुरू में कैसी बाली देखने को मिलती है कि बाली थी, ठीक है, इस तरह के उसमें छोटे छोटे ऐसे स्पोर्ट्स थे। और लेटर स्टेज में क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ग्रेन्स है वो पूरा का पूरा स्पोर्स द्वारा कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, स्पोर द्वारा भर गया है वो पूरा का पूरा ग्रेन है जो। और लेटर स्टेज में इस तरह से हो जाएंगे। और फिर बाद में लास्ट में क्या होगा कि स्पोर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के द्वारा उड़ जाएंगे। और लास्ट में ये आपको सिंपल इस तरह का रेकिस देखने को मिलता है फील्ड के अंदर, ठीक है। ये इसका व्यू है, फील्ड का व्यू, कि किस तरह से जो बाली है वो पूरा कन्वर्ट हो रही है ब्लैक कलर के पाउडर में, ठीक है। यहाँ से आप पता लगा सकते हो। फील्ड के अंदर जाओ तो एक तो ये देखिए हेल्दी बाली है, और ये देखिए इन्फेक्टेड बाली है। दोनों में इस तरह का फर्क हो जाता है कि इसका दाना तो बनेगा ही नहीं। अब बिना दाने के प्लांट का अपने करेंगे भी क्या, वो तो अपने कोई काम का ही नहीं है। तो इस तरह से पूरी तरह से जो प्लांट है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। ये इसके मेनली सिम्टम्स हो गए। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं कि इटियोलॉजी क्या है इसकी, ठीक है। अब इटियोलॉजी में ये देखेंगे कि इसके स्पोर बनते कौन से हैं, तो इसमें भी टीलियोस्पोर बनेंगे, ठीक है। और टीलियोस्पोर होंगे कैसे, पेल ओलिव ब्राउन कलर के रहते हैं। जैतूनी कलर तो समझ रहे होंगे कि जैतून का जैसे तेल और जैतून कलर होता है, उस तरह के ब्राउनिश ऐसे कलर आता है उसका, ठीक है। और स्पेरिकल रहेंगे और ओवल रहते हैं शेप इसकी। अगर पूछे, वैसे पूछते नहीं है इटियोलॉजी, अगर आपकी 15 मार्क्स की अगर डिजीज पूछी है 15 मार्क्स में तो ही पूछते हैं, अदरवाइज नहीं पूछते हैं इटियोलॉजी, ठीक है। बट आप इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो टीलियोस्पोर है वो जर्मिनेट होंगे और प्रोमाइसीलियम बना लेंगे। प्रोमाइसीलियम मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्या होती है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो प्रोमाइसीलियम है वो फ्यूज होगी एक दूसरे के साथ, फ्यूज होके और जर्म ट्यूब बनाएगी। और जर्म ट्यूब आगे क्या होती है कि जो ओवरी है उसके अंदर एंटर हो जाएगी और स्टिग्मा के द्वारा ओवरी में चली जाएगी। ये आपने वो, एक मिनट मैं ड्रॉ कर देती हूँ इस तरह का, इस तरह की शेप रहती है, आप सबको पता ही है कि ये स्टिग्मा रहता है, ये स्टाइल है, ये यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया कि जो टीलियोस्पोर है वो जर्मिनेट होगा और प्रोमाइसीलियम बनाएगा। अब प्रोमाइसीलियम से आगे जर्म ट्यूब निकलती है, तो वो जर्म ट्यूब इस तरह से जो स्टिग्मा है इसके द्वारा एंट्री लेगी और स्टाइल के द्वारा आगे यहाँ पे ओवरी है उसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। और ओवरी के अंदर जाके और डोरमेंट माइसीलियम के रूप में पड़ी रहती है। अब डोरमेंट माइसीलियम क्या होता है, माइसीलियम मतलब होता है कवक का जाल, मतलब ठीक है, कवक जाल होता है उसको माइसीलियम बोलते हैं। और जो डोरमेंट का मतलब होता है कि सुषुप्त अवस्था में वो पड़ा रहता है, सुषुप्त हो जाता है, ठीक है। अब सीड के अंदर उसी से अपना सीड बनेगा। अब सीड जैसे बनता है तो उसके अंदर जो माइसीलियम है वो डोरमेंटली पड़ा रहेगा। और जैसे ही नेक्स्ट सीजन में अपनी सीड को ग्रो करते हैं वैसे वैसे वो माइसीलियम भी एक्टिव हो जाएगा और बाद में पूरे प्लांट को नुकसान पहुंचा देता है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी इटियोलॉजी। नेक्स्ट अपने इसमें देखते हैं, इटियोलॉजी के बाद आता है आपका डिजीज साइकिल। अब डिजीज साइकिल में देखिएगा, डिजीज साइकिल आप यहाँ से समझ लीजिए, ठीक है। तो डिजीज साइकिल में जैसे देखिए आपका ये कोई भी जैसे प्लांट है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि प्लांट है उसके ऊपर जैसे ये डिजीज लगी हुई है, ठीक है। पहले ऐसे समझ लो कि उस पर डिजीज लगी हुई थी। वो जो प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है वो पूरी तरह से ब्लैक कलर के स्पोर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब जो पाउडरी मास है, ठीक है, तो वो क्या है कि हवा के द्वारा उड़ के, जैसे इस डायग्राम में भी आप पूरी तरह से देख रहे हो कि ये जो मास जो पाउडर है वो हवा के द्वारा जा रहा है एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, ठीक है। तो वो हवा के द्वारा उड़ के, और जो फ्लोरल पार्ट है जिस टाइम मतलब फ्लोवर निकलता है इस तरह से देखने को मिलता है, जो वीट का फ्लोवर रहता है, ठीक है। तो फ्लोवर के ऊपर इंफेक्शन करेगा। और मैंने अभी आपको बताया था कि इंफेक्शन किस तरह से होगा, जैसे ये स्टिग्मा थी, ये स्टाइल होगी और ये ओवरी होगी, ठीक है। ये यहाँ पे ओवरी, ये थोड़ा सा ड्रो मेरे से ढंग से नहीं हुआ है बट आप इसको सिंपल समझ लेना, ठीक है। तो जैसे ये स्पोर है तो ये एंट्री लेगा, एंट्री लेके पूरी तरह से ओवरी में चला जाएगा, ठीक है। अब ओवरी में डोरमेंट माइसीलियम के रूप में पड़ा रहेगा, ठीक है। अब फ्लोर में इन्फेक्शन हो गया और
इन्फेक्शन होने के बाद में क्या हुआ कि जैसे अपना सीड बना इससे, अब सीड बना तो उसके अंदर जैसे ओवरी थी, ओवरी से ही तो पूरा सीड बनेगा, ठीक है, फ्लोर फ्लोर बनता है, फ्लोर के बाद में ही सीड बनेगा अपना। तो उस सीड में भी जो स्पोर थे, मतलब जो टीलियोस्पोर थे, उसका जो पार्ट है, उसका जो माइसीलियम है वो पड़ा रहेगा, ठीक है। अब अपने उसको हार्वेस्ट कर लिया। अब हार्वेस्ट करने के बाद क्या है कि वो सीड जो हेल्दी जो सीड थे उसके साथ में मिक्सअप हो गया। अब मिक्सअप हो गया, अब जैसे अपने को भी पता नहीं चला, अपने नेक्स्ट सीजन जैसे आया तो उसके अंदर अपने इस सीड को लगा दिया फील्ड के अंदर। अपने ज़्यादातर लोग ये ऐसे ही करते हैं, जो सीड रहते हैं, जो मतलब अपने पहले से क्रॉप जो निकाल लिए, जो ग्रेन अपने हार्वेस्ट हो चुका है, ठीक है, उसका जो सीड होगा उसी को अपने नेक्स्ट सीजन में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो आपने सीड को ग्रो किया। अब ग्रो करने के बाद क्या होता है कि ये एक सिस्टमेटिक डिजीज भी आप इसको बोल सकते हो, सिस्टेमिक डिजीज है कि जैसे जैसे अब आपने सीड को ग्रो किया तो वापस अब सीड को ग्रो करने के लिए आप उसमें पानी भी डालोगे, अपनी ज़मीन में पानी भी डालते हो, ठीक है, उसको मॉइस्चर भी चाहिए रहती है, तभी वो ग्रो करता है, उसको लाइट भी चाहिए रहती है, ठीक है। तो जो माइसीलियम था, जो सीड के अंदर प्रेजेंट था, ठीक है, तो वो क्या होगा कि प्लांट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे जो माइसीलियम है वो भी ग्रो होता जाएगा और प्लांट पूरे प्लांट के अंदर फैलता जाता है, ठीक है। पूरे प्लांट के अंदर इस तरह से फैलेगा और उसकी जो बाली है उसको भी पूरी तरह से डैमेज कर देता है, और बाली की जगह ब्लैक कलर का पाउडर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इन्फेक्शन करेगा। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि पूरी तरह से फंगस जो है वो ग्रो कर गई, ग्रो करने के बाद इसकी जो कर्नेल थी, हेड थी, उसको इसने डैमेज कर दिया। अब डैमेज हो गई ये कर्नेल, स्पोर्स है जो पाउडरी जो मास है, ठीक है, वो एक स्थान से फिर दूसरे स्थान पे हवा के द्वारा चले जाएंगे। इस तरह से क्या होता है कि ये पूरा का पूरा इसका जो लाइफ साइकिल है वो चलता जाता है, ठीक है। और एक और चीज देखना कि इसका जो हाइफा का जो सेगमेंट होता है, हाइफी मतलब समझ रहे हो, जैसे कवक जाल है, तो जाल कैसे बनेगा, एक हाइफा के द्वारा बनेगा। मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन की क्लास में आपको बताया था, ठीक है। तो जो हाइफा का एक सेगमेंट होता है, मतलब इस तरह से कोई भी एक अगर हाइफी है, ठीक है, तो इसका एक जो सेगमेंट है इस तरह से सेगमेंटेड रहती है ये। तो एक सेगमेंट जो है वो फूल जाता है, ठीक है, फूल कर क्या होता है कि ये टीलियोस्पोर बना लेगा, ठीक है, टीलियोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो टीलियोस्पोर है तो जो हाइफल जो सेल रहती है वो एक तो आप देखना कि बाई न्यूक्लिएट रहती है, इस तरह से। बाई न्यूक्लिएट का मतलब तो समझ रहे हो कि उसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बाई न्यूक्लिएट मतलब इस तरह से, ये दिख रहे हैं डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर आपको, ठीक है। तो बाई न्यूक्लिएट होती है, ठीक है, तो उसमें दो न्यूक्लिएट प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और लेटर स्टेज में क्या होगा, मैच्योरिटी स्टेज में ये जो न्यूक्लियाई है वो फ्यूज हो जाएगी आपस में, कैरियोगेमी हो जाएगी, इस तरह से फ्यूज होके और एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण कर लेती है, ठीक है। डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएगा जो कि आगे जो बाली है वो पूरी तरह से जो मतलब कि स्पोर था उसका डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन चुका है और बाली है वो डैमेज हो चुकी है अपने जो स्पोर के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो लाइफ साइकिल है वो चलता जाता है, ठीक है। और एक और ध्यान रखना कि इसका जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो तो किसके द्वारा होगा, सीड के द्वारा होगा, यहाँ पे अपने देख रहे हैं। और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो किसके द्वारा हो रहा है, हवा के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो ये भी इसमें पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी इन्फेक्शन किससे होगा और सेकेंडरी इन्फेक्शन किससे होगा, ठीक है। तो ये इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में अपने इसका देखेंगे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में अपने क्या करते हैं, जैसे आपको पता है कि ये एक सीड बोर्न डिजीज है, ठीक है। अब सीड बोर्न डिजीज को आप किस तरह से कंट्रोल करोगे, सबसे पहले बात ही अगर सीड की आती है तो मेनली आप क्या करोगे, सीड ट्रीटमेंट करोगे। अदरवाइज तो अगर सीड ट्रीटमेंट नहीं करके आप डायरेक्ट ही उसको ग्रो, आप डायरेक्ट ही अगर फील्ड के अंदर उसको लगा देते हो तो वो आगे डिजीज फैलती जाती है, ठीक है। तो सीड को लगाने से पहले सीड को ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। ट्रीटमेंट किससे करोगे, फंजीसाइड वीटावैक्स होगी, ठीक है, जो कि एक सिस्टेमिक फंजीसाइड है। सीड के पूरे पार्ट्स के अंदर जो कि फैल जाएगा और उसको जो भी उसमें फंगस प्रेजेंट होती है उसको कंट्रोल कर देता है, उसको आगे बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। तो 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए सोइंग से पहले, ठीक है।
नेक्स्ट आता है कि जो इन्फेक्टेड जो ईयर है, ठीक है, जो कि इन्फेक्टेड ईयर हेड है जो अपने को फील्ड के अंदर दिख रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि उनको तोड़ के और सोइल के अंदर दबा देना चाहिए, मिट्टी के अंदर दबा देना चाहिए, ताकि उसका सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो पाए। अगर मिट्टी के अंदर नहीं दबाओगे आप तो क्या होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाएगा, आगे जो आपका हेल्दी प्लांट था वो भी इससे डैमेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है रेजिस्टेंट वेराइटी यूज करनी चाहिए, कौन सी, कल्याण सोना होगी, HD 450 होगी, ठीक है। तो ये कुछ रेजिस्टेंट वेराइटीज है। नेक्स्ट आता है कि सीड ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। तो सीड का एक हॉट वाटर ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब हॉट वाटर ट्रीटमेंट है वो आपने पढ़ तो पहले भी बहुत टाइम रखा हो, बहुत बार पढ़ लिया होगा कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट करना चाहिए, बट करोगे कैसे उस हॉट वाटर ट्रीटमेंट को? तो सबसे पहले तो इसको आप नोट कर लेना कि जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट है वो जेंसन ने दिया था, यहाँ पे मेंशन नहीं है स्लाइड में, तो आप इसको लिख लेना, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। जेंसन, JENSON। तो ये जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट है वो जेंसन ने दिया था 1908 में, 1908 में दिया था, ठीक है। जेंसन ने दिया था 1908 में हॉट वाटर ट्रीटमेंट। अब हॉट वाटर ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करोगी कि सबसे पहले जो आपका सीड है, जो कि आपको सोइंग के लिए जो आपका सीड है, ठीक है, उसको आप ठंडे पानी में भिगो दोगे लगभग 4 घंटे के लिए, ठीक है। उसको ठंडे पानी में भिगो देना 4 घंटे के लिए। अब अपने ठंडे पानी में क्यों भिगोएंगे, क्योंकि अपने बार बार पढ़ रहे थे क्योंकि फंगस का जो माइसीलियम है जो डोरमेंट पड़ा रहता है सीड के अंदर, तो वो माइसीलियम क्या होगा, जो कवक जाल है वो क्या होगा कि वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब एक्टिव होने के बाद क्या होता है कि आपने ठंडे पानी में भिगोया, वो एक्टिव हो गया, उसके बाद में आप क्या करोगे कि उस सीड को हॉट वाटर, ठीक है, लगभग 52 डिग्री सेल्सियस जिसका टेम्परेचर हो वाटर का, और 10 मिनट के लिए आप उसको जो बिल्कुल गर्म पानी है उसके अंदर आप भिगो के रख देते हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो माइसीलियम एक्टिव हो चुका था, ठीक है, तो वो जो गर्म पानी है हीट के द्वारा वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, मर जाता है, फिर आप सुखा के और उसकी सोइंग कर सकते हो, ठीक है। तो इससे भी काफी हद तक कंट्रोल है वो देखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोलर हीट ट्रीटमेंट। तो सोलर हीट ट्रीटमेंट की अगर बात आती है तो ये किसने दिया था, लुथरा ने दिया था, ठीक है, लुथरा। ये लिख लेना आप अपनी कॉपी में। तो सोलर हीट ट्रीटमेंट है वो लुथरा ने दिया था 1934 में। लुथरा ने 1934 के अंदर दिया था सोलर हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसमें भी सोलर हीट ट्रीटमेंट है वो भी किस तरह से करेंगे कि जो सीड है उनको ठंडे पानी में भिगो देंगे 4 घंटे के लिए, ठीक है। अब ठंडे पानी में भिगोने के बाद क्या होगा कि माइसीलियम है वो एक्टिव हो जाएगा। अब उसको बिल्कुल सनलाइट होती है, जैसे गर्मी का मौसम होता है, ठीक है, तो उसके अंदर बिल्कुल जो बहुत ज़्यादा जैसे सनलाइट होगी तो उसके अंदर अपने बहुत ज़्यादा जैसे धूप रहती है तो उसके अंदर 4 से 5 घंटे के लिए रख देते हैं। अब 4 से 5 घंटे के लिए आप रखोगे, तो रखोगे किस सरफेस पे, जो कि कोई भी सीमेंटेड सरफेस हो या फिर रॉकी सरफेस हो, ठीक है। तो वहां पे अगर आप रखोगे तो ज़्यादा ऐसे हीट निकलेगी उससे, ठीक है। तो ज़्यादा हीट अगर निकलेगी तो जो माइसीलियम है जो कि एक्टिव हुआ हुआ था तो वो वापस उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, माइसीलियम इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप उसको सोइंग के लिए यूज़ कर सकते हो फील्ड के अंदर। तो ये हो गया आपका सोलर हीट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इसमें आता है कि एनएरोबिक सीड ट्रीटमेंट। तो एनएरोबिक जो सीड ट्रीटमेंट है वो किस तरह से करेंगे, तो उसमें भी सेम ही है कि सबसे पहले जो सीड है उसको 4 घंटे के लिए ठंडे पानी में भिगो दोगे, ठीक है। फिर बाद में आप क्या करते हो, उसको 60 to 70 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे एक मोइस्ट सीड जो मोइस्ट सीड जो रहता है उसको एयर टाइट कंटेनर में लगभग 3 दिन के लिए, तीन दिन में लगभग कितने घंटे होते हैं आप सोच लो कि लगभग 72 घंटे होते हैं, ठीक है। तो 72 घंटों के लिए लगभग 3 दिन के लिए एयर टाइट कंटेनर में आप उसको रख देते हो, और इसके बाद में आप उसको ड्राई करके और सोइंग के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें हो गया आपका सीड ट्रीटमेंट। तो ये आपकी जो डिजीज है वो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच।